लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने उसे कॉल की कि यार, मैंने जस्ट उसे ये मैसेज लिखा कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। उसने कहा क्यों? वजह? मैंने कहा बस कोई वजह नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। उसने मुझसे पूछा कि तू इस टाइम कहाँ है? मेरे हमारे घर के साथ एक अड्डा है, मैं वहाँ पे खड़ा था। मैंने उसे बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो वो वहाँ पे मेरे पास आया है, मुझे पिज़्ज़ा शॉप पे लेके गया है, वहाँ पे पिज़्ज़ा मंगवाया है उसने। उसने कहा है कि यार, तू क्यों ऐसे क्यों कर रहा है? मैंने फिर जैसे आपको बता रहा हूँ, मैंने उसे सारी बात बताई है, रीज़न बताई है। लेकिन उसने मुझे ये कहा है कि अगर 2-4 दिन तुम छुट्टी कर लो, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाना। तब तक तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, जब तक तुम्हारी अपनी वीडियो बन के तुम्हारे पेज पर नहीं लगेगी। जब तुम्हारी एक वीडियो भी बन के लग गई तो फिर तुम्हारे वापसी के दरवाजे बंद हैं, तब तक तुम आ सकते हो। मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद लेन देन का जो मामला था, तो जब मैंने छुट्टी कर ली थी तो साफ ज़ाहिर मेरा हक बनता था कि मैं उसे कहूँ कि यार, हमारा जो लेन देन है वो क्लियर करो। मैंने उसे कहा, उसने कहा मैंने तेरे कौन से पैसे देने हैं, मैंने तेरा 1 रुपया भी नहीं देना। उसके अलावा दोस्तों, कसम खुदा की, मैंने उसे कॉल पे अपने हिसाब किताब के बारे में कहा है ना, उस बंदे ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी हैं, और वापसी जवाब में मैंने उसे एक गाली भी नहीं दी। मैंने उसे इतना कहा है कि अगर तूने कोई भी बात करनी है ना, मेरे सामने बैठ के मेरी आंखों में आंखें डाल के करना, बाद की बात में देखी जाएगी। लेकिन उसके बाद वो मुझे नहीं मिला। हमारे इलाके में एक सरदार हैं, उनको मैंने जाके मामला बताया है। वहाँ पे हमारी पंचायत हुई थी, जहाँ पे हमारी एंडिंग हुई है। तो उस पे उसने कहा है कि यार, अगर मैंने इसके देने हैं तो ये कोई एग्रीमेंट स्टाम्प वगैरह ले आए, मुझे दिखाया। अब जहाँ पर इतनी गहरी दोस्ती हो, वहाँ पर बंदा कोई एग्रीमेंट, कोई स्टाम्प, किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं होती। तो उस बंदे ने मुझे कहा है कि यार शज़ेब, मुझे पता है कि तू हक पे है, सच बोल रहा है, लेकिन जो पंचायत होती है ना, वो बग़ैर सबूत के किसी के हक में फ़ैसला नहीं दे सकती। अब अगर तू कहे कि ये वाला प्लाट मेरा है, तो मैं तुझे कहूँगा कि मुझे इसके कागज़ दिखा, अगर तेरा है तो इस वजह से उसने कहा कि यार, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास कोई एग्रीमेंट होता तो मैं वो करके देता। तो अब ये जो फ़ैसला है, ये हलफ पे वो होगा। अगर तुम हलफ उठा सकते हो? मैंने कहा जी, मैं उठा के देता हूँ। तो उसने कहा इसको कि यार खिज़र, तू हलफ उठा के दे सकता है? इसने मेरा तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देना था। तो इसने कहा जी, मैं हलफ उठा के दे सकता हूँ। फिर मैंने कहा, ये मौलवी साहब बैठे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह मुंह पे सुन्नत रसूल है, इनको कहें कि ये हलफ उठा दे। मौलवी साहब ने पहले ना नू की है, फिर इसने कहा यार, हमें साइड पे थोड़ा जाने दें, हमने आपस में कोई डिस्कस करनी है। तो ये उसे साइड पे लेकर गया है। तो फिर जब वापसी पे है, मौलवी साहब ने कहा है जी भाई, कोई मसला नहीं, मैं भी हलफ उठा के दे देता हूँ। फिर पंचायत वाले ने मुझे कहा है कि शाहज़ेब भाई, देखें, आप मामला जो है ना, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जो हलफ उठाने वाला होता है और मतलब जो उठवाता है और जो उठाने वाला होता है, दोनों के लिए नुकसानदेह है। मैं यही चाहूँगा कि आप इस मामले में ना पड़ें, अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करेगा। तो इसलिए हमने अल्लाह पर छोड़ दिया। इस बंदे ने वहाँ पे कहा था कि ये मेरा मुलाजिम था, तो इसलिए जो इसका हक बनता था, इसकी तनख्वाह थी, मैं इसको वही देता था। दोस्तों, आप मुझे बताएं, जो बंदा किसी के पास ड्यूटी करता है, तनख्वाहदार होता है, वो किसी का बाउंड तो नहीं होता ना? खुदा की कसम, हमें अपने मोबाइल पे टिकटॉक बनाना अलाउ नहीं थी। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज तो दूर की बात रह गई। तो हम टिकटॉक भी नहीं बना सकते थे। जो किसी का मुलाजिम होता है, वो किसी का बाउंड तो नहीं होता ना। तो हमारा पार्टनरशिप वाला हिसाब था। उसके बाद अगर मैं आपका मुलाजिम था, तो एक जो मुलाजिम होता है, मालिक कभी उसको कह सकता है कि एक दिन हम बराबर के अमीर होंगे, जहाँ पर मेरी कोठी होगी, साथ वाली तुम्हारी कोठी होगी, जैसी मेरी मेरी गाड़ी होगी वैसे तुम्हारी गाड़ी होगी, अगर सेविंग करते रहोगे तो। जब नौकर और मालिक वाली बात आ जाती है, तो फिर मालिक के बराबर नौकर तो कभी नहीं हो सकता ना। तो फिर ऐसी बातें तो फिर उसको नहीं करनी चाहिए थी ना। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। बेशक आप हमारे इलाके में आकर किसी से पूछ सकते हैं